हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर शुरू हो रहा है, जो कि अपने जनरल एनाटॉमी की बुक जो है अपनी बीडी चौरसिया की जो हैंडबुक है उसका सेकंड चैप्टर है स्केलेटल सिस्टम। तो इन वीडियोस में मैं सेकंड सीरीज जो मैं शुरू कर रहा हूं, इन वीडियोस में पूरा स्केलेटल सिस्टम की डिटेल डिस्कस करने वाला हूं मैं। आई होप आपको पहले सीरीज की तीनों वीडियो पसंद आई थी, इसीलिए उस पर बहुत ज्यादा लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत ज्यादा लाइक्स मिले और आप इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। अगर मैं अपने क्वालिटी को कंटिन्यू करूंगा तो आप भी अपने लाइक्स और अपने कमेंट्स जरूर लिखें हर एक वीडियो के साथ, क्योंकि इससे मेरा मॉरल बूस्टअप होता है। ठीक है, और ये हम अब जो डिस्कस करने वाले हैं ये सेकंड चैप्टर नाम से आपको बीडी चौरसिया में मिलेगा। मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, उतना बीडी चौरसिया में दिया भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर इतना है कि आपने अगर ये सारी वीडियोस देख ली तो मैं 100% श्योर हूं कि पूरे यूट्यूब पर आप कोई भी किसी भी टीचर की वीडियोस देखिए जो बड़े से बड़े कंसेप्ट सिखा रहे हैं फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी में, आपको वो बड़े आसानी से उस कंसेप्ट समझ में आने लगेंगे। जब आप उनसे पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके बहुत सारे बेसिक्स क्लियर हैं। तो ये बहुत जरूरी है इन चैप्टर्स को पढ़ना। तो ये इस चैप्टर का नाम है स्केलेटल सिस्टम, या मैं इसको बोन टिश्यू भी बोलता हूं, है ना, क्योंकि इसमें हम बेसिकली बोन के बारे में पढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम तो एक पूरा सिस्टम है जिसमें कार्टिलेज भी आ जाता है और बाकी कनेक्टिव टिश्यू भी आ जाते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम बोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं जरा मैं इसके ऊपर आपको पूरे पॉइंट बता देता हूं। तो हम इस चैप्टर को स्केलेटल सिस्टम और बोन टिश्यू को टोटल 9 टॉपिक्स में बांट देते हैं, जिससे कि हमको आसानी से सारी चीजें समझ में आने लगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसमें मैं फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाला हूं दैट इज फंक्शन ऑफ बोन एंड द स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, इसके बाद दूसरे हेडिंग में आपको मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ बोन, यानी मैं बोन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाला हूं, बोन के स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड है आपकी हिस्टोलॉजी ऑफ बोन टिश्यू। थर्ड टॉपिक जो होगा डिस्कशन का वो होगा हिस्टोलॉजी ऑफ बोन टिश्यू, यानी हिस्टोलॉजी आपको पता है स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो बोन के कौन से सेल होते हैं, सेल की क्या क्वालिटीज होती हैं, कैसे बोन बनती है, उन सेल्स का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट, ये सब हिस्टोलॉजी में बताया जाएगा। उसके बाद डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, कैसे हम स्केलेटल सिस्टम को डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बोन। टाइप्स ऑफ बोन हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं बोन सरफेस मार्किंग। अब आप ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो बाकी के 3 वॉल्यूम आपको बड़े आसानी से समझ में आने वाले हैं। क्योंकि सरफेस मार्किंग में कहां पर ट्रोकेंटर वर्ड यूज करना है, कहां पर क्रेस्ट वर्ड यूज करना है, जो भी आप बुक्स पढ़ेंगे उसमें ये सारे टर्मिनोलॉजीज आएंगी, बोन स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी। जब भी आप बोन की स्टडी करेंगे तो वो सारे नाम आपके सामने आएंगे, तो वो टर्मिनोलॉजी आपकी इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ने वाले हैं ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ बोन। ये भी हमको पता होना चाहिए कि बोन की ब्लड और नर्व सप्लाई किस तरीके से होती है। इसके बाद बोन की फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोन फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे बनती है बोन, है ना। और लास्ट है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, और बोन रिपेयर कैसे करती है। आई होप अगर ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए तो मैं 100% श्योर हूं कि बोन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता, कि ना किसी वाइवा में ना ही किसी हायर बुक को पढ़ते समय। आप कोई भी हायर बुक पढ़िए, बेसिक्स अगर आपके क्लियर है तो वो बुक 2 या 3 दिन में खत्म हो जाता है चैप्टर। ठीक है, अदरवाइज आप डिक्शनरी सर्च करते रहिए, गूगल पर ढूंढते रहिए मीनिंग, मतलब समझ में नहीं आता। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। उसका मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन बता दूं कि बोन का बेसिकली हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, तो जरा इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। चलिए देखिए, इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं तो सिंपल मुझे पता है कि बोन टिश्यू इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक लिविंग टिश्यू। बहुत दिनों तक बहुत से बच्चे तो यही जानते हैं कि अरे यार बोन तो लिविंग क्या होगा, डेड टिश्यू है, हार्ड स्ट्रक्चर है क्या। नहीं भाई, ये लिविंग टिश्यू है, ये कंप्लीटली लिविंग टिश्यू है। इसके अंदर लाइफ होती है, इसके सेल ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं, बहुत कुछ होता है इसके अंदर। ठीक है, इट इज कंटिन्यूअली एंगेज इन द प्रोसेस कॉल्ड बोन रीमॉडलिंग। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार वाइवा में पूछ लेते हैं। बोन रीमॉडलिंग क्या है, समझते हैं क्या है बोन रीमॉडलिंग। तो देखिए, द बिल्डिंग ऑफ न्यू बोन टिश्यू
एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओल्ड बोन टिश्यू, इसको बोलते हैं बोन रिमॉडलिंग। तो हमारी बॉडी की कंप्लीट बोन्स बोन रिमॉडलिंग फेज में रहती है। कहीं पर कोई नई बोन डेवलप होकर पुराने हो चुके हैं सेल, तो वो फिर दोबारा से डिवाइड होकर नए सेल्स बनाएंगे वहां पर। और जो ओल्ड टिश्यू है उनको ऑस्टियोक्लास्ट सेल, 3-4 तरीके के सेल होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, तभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट मतलब डैमेजिंग, ठीक है, तो वो सेल उनको खत्म कर देते हैं और वहां पर नया टिश्यू डेवलप हो जाता है, नया बोन टिश्यू, ठीक है। और ऐसा हमें पता कैसे चला कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि इन द अर्ली डेज स्पेस एक्सप्लोरेशन, in the early days of space exploration, young healthy men in prime physical shape returned from their space flights only to alarm their physicians. Physical examination of astronauts revealed that they had lost up to 20% of their total bone density. कितना मेन पॉइंट पता चला हमें कि जो एस्ट्रोनॉट जाते थे ऊपर, जब वो लौट कर आते थे 2-3 साल बाद, तो उनकी ओवरऑल बोन की डेंसिटी कम हो जाती थी। और कितनी? 20% तक कम हो जाती थी, यानी बोन्स में पोर्स बन जाते थे। माइक्रोस्कोपिक लैंग्वेज में बोलूं तो वो पोरस हो जाती थी, मतलब बहुत ही सॉफ्ट हो जाती थी। तो जब जाहिर सी बात है किसी स्ट्रक्चर की डेंसिटी कम होगी तो उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी तो खत्म होगी ना। ड्यूरिंग देयर एक्सटेंडेड स्टे इन द स्पेस, the zero gravity or weightless environment of space, coupled with the fact that astronauts traveled in small capsule that greatly limited their movement for extending period of time, placed minimal strain on their bones. और ऐसा क्यों हुआ? सिंपल है कि आपकी बोन्स, जैसे हम जमीन पर चलते हैं तो जमीन पर हमारे पैर पर जो फोर्स लगता है, जमीन से हमारी ओवरऑल बॉडी का जो वेट है वो ट्रांसफर हो रहा है, यानी उस बोन पर स्ट्रेस पड़ रहा है। और जब बोन पर स्ट्रेस पड़ता है तभी बोन डेवलप होती है। देखिए आप हैवी वेट लिफ्टर्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी बोन्स एक नॉर्मल बंदे से बहुत ज्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वो वेट ट्रेनिंग करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि कार्डियो जब हम करते हैं तो उससे हमारी बॉडी का फैट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होता है, लेकिन वेट ट्रेनिंग से हमारी बोन्स मजबूत होती है। और बोन्स अगर आपका स्ट्रक्चर पूरा मजबूत है तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी रहेगी, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट एथलीट सब्जेक्ट टू देयर बोन टू ग्रेट फोर्सेस। अब यहां पर साफ साफ मेंशन कर दिया मैंने कि एथलीट जो होते हैं उनकी बोन्स बहुत ज्यादा फोर्सेस लगते हैं, कभी इधर दौड़ रहे हैं, कभी इधर कर रहे हैं, कभी इधर चोट लग रही है। तो ये जो कंटिन्यूअस स्ट्रेन पड़ता है उससे बोन में उनके में तेजी से डेवलपमेंट होता है। दिस सिग्निफिकेंट स्ट्रेन ऑन द बोन टिश्यू अकम्पलिश्ड एथलीट शोन एन इंक्रीज इन ओवरऑल बोन डेंसिटी। और यहाँ पर हमें एथलीट्स के अंदर, अच्छे एथलीट्स के अंदर क्या मिलता है? उनकी बोन डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। तो एस्ट्रोनॉट की कम क्यों हुई? एस्ट्रोनॉट की कम इसीलिए हुई क्योंकि आपको पता है वहां पर जीरो ग्रेविटी है, वेट। तो बॉडी का वेट आपकी बोन्स पर तो आएगा ही नहीं। आप हवा में एक तरीके से उड़ते हो, ऊपर से फिर आप एक बहुत ही छोटे माइक्रो एनवायरनमेंट में रह रहे हो जो आपका खुद का डेवलप किया हुआ है। तो उस एनवायरनमेंट में आपका मूवमेंट मिनिमम है, यानी मसल्स का स्ट्रेन नहीं पड़ रहा। बोन से मसल अटैच होती है टेंडन की हेल्प से, लिगामेंट्स पर स्ट्रेच पड़ता है, टेंडन्स पर स्ट्रेच पड़ता है। अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, यानी बोन पे ओवरऑल किसी भी डायरेक्शन से कोई स्ट्रेच नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब उसके डेवलपमेंट के चांसेस कम हो गए, ठीक है। बोन रिमॉडलिंग ठीक से काम नहीं कर रहा कंसेप्ट। तो क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, 2 क्वेश्चन आते हैं। मेरा एक तरीका है, देखिए कोई भी चीज आपको पढ़नी है हमेशा उससे रिलेटेड पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने से पहले आप अपने दिमाग में, जब भी आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं वहां पर क्वेश्चन बना के लिख लिया करिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस के आंसर देते हो तो आपको अल्टीमेटली वो चीजें याद हो जाती है। तो जैसे अगर मैंने ये क्वेश्चन बोलूं कि हाउ इज बोन कैपेबल ऑफ चेंजिंग इन रेस्पॉन्स टू डिफरेंट मैकेनिकल डिमांड्स प्लेस्ड ऑन इट। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ऐसी क्या तरीके हैं जिनकी वजह से बोन इस बात के लिए कैपेबल है कि जो उसके लिए आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होते हैं या उसकी जो भी मैकेनिकल डिमांड होती है वो उसको कैसे पूरा करे। वाई डू हाई एक्टिविटीज लेवल दैट स्ट्रेन्स बोन टिश्यू ग्रेटली इंप्रूव्स बोन हेल्थ। और ऐसा क्यों होता है कि जो हाई स्ट्रेन वाली एक्सरसाइज होती है या एक्टिविटीज होती है जो बोन टिश्यू को डैमेज भी करती हैं, उनसे बोन की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर survey the various component of bones to help you understand how bones form, how the age and how the exercise affect their density
एंड स्ट्रेंथ। और इस चैप्टर में आपको ये सारी बातें पता चल जाएगी कि एज की वजह से क्या होता है, और या फिर एक्सरसाइज से बोन की डेंसिटी या स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ता है। ये सारे बेसिक बेसिक बातें आपके दिमाग में आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर अभी अभी तक का पैराग्राफ, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपको समझ आया हो तो जल्दी से वीडियो पर लाइक मार दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, मैंने इसको 9 टॉपिक्स में बांटा है इसको चैप्टर को। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो हमारे फर्स्ट टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ बोन एंड द स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। यहां भी मैंने इस टॉपिक को, फंक्शंस ऑफ बोन को समझने के लिए मैंने आपको एक तरीका बता रहा हूं कि यहां पर एक आप सेल्फ मेड क्वेश्चन बना लीजिए कि देखिए क्वेश्चन कोई पूछे आपसे या एग्जाम में पूछा जाए, कुछ भी हो, उस क्वेश्चन का आंसर देना भी आपको आना चाहिए, साथ में अपने कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। तो अगर क्वेश्चन होता है कि डिस्क्राइब, ये देखिए दिख रहा है, ये बहुत ही लाइट कलर से मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पर, डिस्क्राइब द 6 मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो क्वेश्चन आप अपने दिमाग में ये बना सकते हैं कि किस तरीके से आप डिस्क्राइब करेंगे स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन। तो काउंट भी दे दी मैंने यहां पर, मेन फंक्शन कितने हैं 6। आप दुनिया भर की किताबें पढ़ लें, घूम फिरकर बातें केवल 6 मेन फंक्शंस पर होगी, जो बहुत ज्यादा मेन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम के। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या बताना चाह रहा है चैप्टर। अ बोन इज एन ऑर्गन मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट टिश्यू। अब ऐसा नहीं है कि बोन में केवल एक ही टाइप का टिश्यू होगा, इसको बोन के अलावा और भी टिश्यू होते हैं, जैसे कार्टिलेज है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट है, टेंडन है, एडिपोज टिश्यू है, और वहां की नर्व सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, सब कुछ मिला के जो एंटायर फ्रेमवर्क बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम। तो बोन इज एन ऑर्गन मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट टिश्यूज वर्किंग टूगेदर। सबसे पहला क्या होता है उसमें, बोन टिश्यू होता है जिसको ऑसियस टिश्यू भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कोई भी नाम हो एनाटॉमी में, या तो लैटिन वर्ड होगा या फिर ग्रीक वर्ड होगा। ठीक है, तो बोन, ऑसियस टिश्यू, ठीक है, कार्टिलेज, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम, एडिपोज टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ये सब मिलकर एंटायर फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड देयर कार्टिलेज कॉन्स्टिट्यूट स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो बोन का मेन कंट्रीब्यूशन कहां पर है, स्केलेटल सिस्टम को बनाने में। द स्टडी ऑफ बोन स्ट्रक्चर एंड ट्रीटमेंट ऑफ बोन डिसऑर्डर इज रेफर्ड एट ऑस्टियोलॉजी। और इस साइंस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी, जिसमें हम इसकी पढ़ाई करते हैं बोन स्ट्रक्चर की, उसके ट्रीटमेंट की या उसके डिसऑर्डर्स की। ट्रीटमेंट ले लो, डिसऑर्डर ले लो या स्ट्रक्चर, तो उसकी साइंस को हम क्या बोलेंगे, ऑस्टियोलॉजी। स्केलेटल सिस्टम परफॉर्म सेवरल बेसिक फंक्शन। बेसिकली हमने क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था कि 6 मेन फंक्शन, तो हम यहाँ पर 6 फंक्शन ही डिस्कस करने वाले हैं, जो मेन 6 फंक्शन है, और वो आप में से कई लोगों को पहले से पता भी होंगे। देखिए सबसे पहला फंक्शन जो होता है इसका होता है सपोर्ट, है ना। सबसे पहला हमारा स्केलेटल सिस्टम का, बोन का सबसे पहला काम क्या है, द स्केलेटल सर्व एज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी by supporting soft tissues and providing attachment point for the tendons of most of the skeletal muscle। आपको पता है मसल 3 तरीके की होती है, कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल। स्केलेटल मसल इसीलिए इनको बोला जाता है क्योंकि इनका अटैचमेंट कहीं ना किसी बोन के साथ होता है, यानी स्केलेटल सिस्टम में ये काम आते हैं और बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मेन फंक्शन क्या हो गया, बोन का सपोर्ट। दूसरा फंक्शन है आपका प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे, द स्केलेटल प्रोटेक्ट द मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम इंजरी। फॉर एग्जाम्पल क्रेनियल बोन्स प्रोटेक्ट द ब्रेन। आपको पता है आपकी जो क्रेनियल बोन है यानी हेड रीजन है, उसकी जो बोन्स है वो आपके किसको बचा के रखती है, ब्रेन को। ठीक है, जो आपके रिब केज है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, हार्ट और लंग को। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये प्रोटेक्शन में भी मेनली हेल्प करती है इंटरनल ऑर्गन के। सपोर्ट हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। थर्ड, असिस्टेंट इन द मूवमेंट। मोस्ट स्केलेटल मसल अटैच टू द बोन्स, व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट दे पुल बोन्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट। दिस फंक्शन इज डिस्कस्ड इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द टॉपिक जॉइंट्स।
जब जॉइंट्स वाली वीडियो हम देखेंगे तब हमको पता चलेगा मूवमेंट क्यों, क्योंकि जॉइंट्स का मेन फंक्शन क्या है कि नहीं बोन्स के बीच में मूवमेंट कराना, अटैचमेंट बनाना दो बोन्स के बीच में। और अटैचमेंट क्यों बनेगा? फॉर द मूवमेंट, स्टेबिलिटी, बहुत से फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो इसको हम मूवमेंट वाले फंडे को कहाँ समझेंगे? जॉइंट वाले वीडियो में। ठीक, इसके बाद मिनरल होम्योस्टेसिस। हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जो मिनरल्स रहते हैं उनसे कहीं ज्यादा मिनरल्स हमारी बोन में स्टोर रहते हैं और काम पड़ने पर रिलीज होते हैं। ठीक है, बोन, यस, बोन टिश्यू मेक अप टू 18% ऑफ वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये एक अच्छा पॉइंट है। 18% वेट जो बॉडी का है वो किसकी वजह से होता है? बोन्स की वजह से। इट स्टोर सेवरल मिनरल्स स्पेशली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस विच कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ ऑफ बोन। बोन टिश्यू स्टोर्स अबाउट 99% ऑफ बॉडी कैल्शियम। देखिए समझ में आ गया बात? 99% हमारी बॉडी कैल्शियम ब्लड वगैरह में नहीं होती, 99% हमारी बोन में ही स्टोर रहती है। और जब डिमांड क्रिएट होती है ब्लड में तो ये यहां से निकलकर कहां पहुंच जाती है? बोन से निकलकर कहां पहुंच जाती है? ब्लड में। ऑन डिमांड बोन रिलीज मिनरल्स इनटू द ब्लड टू मेंटेन क्रिटिकल मिनरल बैलेंस, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। एंड जब भी हम नॉर्मल बैलेंस की बात करते हैं बॉडी की, तो यानी बॉडी अगर नॉर्मली फंक्शन कर रही है, इसका मतलब एक मेडिकली एक वर्ड बोला जाता है कि द बॉडी इज इन होम्योस्टेसिस, यानी बेस्ट परफॉर्मिंग कंडीशन में है, कोई उसके साथ बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज होम्योस्टेसिस। ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट द मिनरल्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आपको थोड़ा सा याद हो, अपने नीट के टाइम पर आपने पढ़ा होगा पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम को स्टोर करता है। तो यहाँ पे हार्मोनल बैलेंस बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ पर बोन्स के अंदर कैल्शियम को स्टोर कराना, बोन के अंदर से कैल्शियम को निकालना, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब जो वर्ड है ये आपको थोड़े थोड़े याद आ रहे होंगे। ये मिनरल होम्योस्टेसिस टॉपिक उसी को ज्यादा अच्छे से डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ फंक्शन। फिफ्थ फंक्शन, ब्लड सेल प्रोडक्शन। ये कैसे है भाई? आपको पता है कि ब्लड सेल प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो बोन मैरो कहां होती है? Within certain bones, a connective tissue that is called red bone marrow produce RBC, WBC, platelets. A process is called hemophysis. ठीक है, फिजियोलॉजी वाली आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, वहां पर मैंने ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है हीमोपोइसिस क्या होती है, रेड बोन मैरो से रेड ब्लड सेल वगैरह कैसे बनते हैं। द रेड बोन मैरो कंसिस्ट ऑफ डेवलपिंग ब्लड सेल्स, एडिपोसाइट, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रेड बोन मैरो में केवल ब्लड सेल ही बनेंगे, एडिपोसाइट भी बनते हैं, फिब्रोब्लास्ट भी बनते हैं और मैक्रोफेजेस भी बनते हैं विद इन अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर। और यहाँ इसका इंटरनल आर्किटेक्चर किससे बना होता है? रेटिकुलर फाइबर से। ठीक, इट इज प्रेजेंट इन डेवलपिंग बोन्स ऑफ द फीटस एंड इन सम एडल्ट बोन्स सच एज हिप और पेल्विक बोन, रिब्स, स्टर्नम, स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, वर्टिब्रा, वर्टिब्रा को बैकबोन भी बोलते हैं। ठीक है, स्कल, एंड ऑफ द बोन्स ऑफ ह्यूमरस यानी आर्म बोन, और फीमर यानी थाई बोन। तो थाई बोन, आर्म बोन ये कैसे हैं? ये हमारे लेमन टर्मिनोलॉजी है, ये हमारी एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी हमारी क्या होती है आपको अच्छे से पता है, आपने पहली वीडियो देख रखी है। ठीक है, लेकिन ये जनरली बताया कि आर्म बोन, तो हम किसको कौन से बोलेंगे? बेसिकली ह्यूमरस की बात चल रही है यहाँ पर। थाई बोन मतलब फीमर की बात चल रही है। ठीक है, इन न्यू बॉर्न ऑल बोन मैरो इज रेड। अब ये पॉइंट याद रखने वाली बात है, न्यू बॉर्न के अंदर येलो बोन मैरो नहीं होती। तीन तरीके की बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, व्हाइट बोन मैरो। व्हाइट बोन मैरो कितनी मिलती है? ये बुजुर्ग लोगों में मिलती है। ठीक है, ज्यादातर बुक्स में आपको इसका डिस्कशन नहीं मिलेगा। जब येलो बोन मैरो भी अपनी क्वालिटीज रिड्यूस कर देगी तो वो व्हाइट मैरो में काउंट की जाने लगेगी। वो लेटर स्टेज ऑफ एज में होता है, जब आपकी एज की लेटर स्टेज चल रही होती है, लास्ट स्टेज, तब। जो अदरवाइज बॉडी में या तो रेड बोन मैरो होगी या येलो बोन मैरो होगी। तो न्यू बॉर्न के अंदर क्या होती है? सारी की सारी रेड बोन मैरो होती है, दैट इज इन्वॉल्व इन हीमोपोइसिस। विद इंक्रीजिंग एज मच ऑफ द बोन मैरो चेंजेस फ्रॉम रेड टू येलो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि रेड बोन मैरो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ मिलती है। रेड बोन मैरो हमारी बॉडी में डेवलपिंग बोन्स ऑफ फीटस, फीटस की तो सारी बोन्स में मिलेगी, है ना, स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, डेवलपिंग बोन्स ऑफ फीटस। और अगर मैं एडल्ट की बात करूं तो एडल्ट की पर्टिकुलर बोन्स है, जैसे हिप बोन है, स्टर्नम है, रिब्स है,
ठीक है, वर्टिब्रे है, स्कल है, एंड ऑफ बोन्स ऑफ ह्यूमरस एंड फीमर। लॉन्ग बोन्स के एंड पर मिलता है और फ्लैट बोन्स में मिलता है। अभी आगे और भी डिटेल में समझेंगे, अभी तो हम फंक्शन समझ रहे हैं। और लास्ट फंक्शन क्या है, ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज। ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज मतलब येलो बोन मेरो कंसिस्ट मेनली ऑफ एडिपोज सेल विच स्टोर ट्राइग्लिसराइड। द स्टोर ट्राइग्लिसराइड्स आर पोटेंशियल केमिकल एनर्जी रिजर्व। और ये क्या है, बॉडी यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में फैट को एक्यूमुलेट करके रखती है। तो येलो बोन मेरो में बेसिकली क्या होते हैं, एडिपोज सेल, ब्लड सेल नहीं होते, एडिपोज सेल। लेकिन एक्सीडेंट के केस में या इमरजेंसी के केस में ये येलो बोन मेरो सेल जो है आगे ये येलो बोन मेरो कन्वर्ट हो जाती है रेड बोन मेरो में इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये कंसेप्ट भी हम आगे पढ़ेंगे, इतना ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर आपको पूरे 6 फंक्शन ये याद रखने हैं। सबसे पहले कौन सा था, एक बार तुरंत रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला था हमारा सपोर्ट, सपोर्ट के बाद प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के बाद असिस्टेंट, असिस्टेंट के बाद मिनरल होम्योस्टेसिस, देन ब्लड सेल प्रोडक्शन, देन ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बोन। इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ बोन ये जो टॉपिक है, इसमें फिर से हम एक क्वेश्चन बनाते हैं कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर किसी का बना है, अगर हमें किसी बोन का स्ट्रक्चर समझना है तो सबसे अच्छा हम कहाँ समझ सकते हैं, लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर। छोटी मोटी बोन्स को तो समझने का कोई मतलब नहीं है। एक बड़ी बोन का एग्जांपल हम ले लेंगे, जैसे ह्यूमरस का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट है अपना ह्यूमरस का। तो उसमें बोन का स्ट्रक्चर क्या है और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के फंक्शन क्या है। अब ओवरऑल बोन की बात नहीं करेंगे, उस स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन है हमें ये देखना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन में हम कैसे पढ़ने वाले हैं, जरा इसको समझते हैं। देखिए, We will now examine the structure of bone at macroscopic level। देखो, स्टडी हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कभी भी। ठीक है, या तो जिस चीज को हम आंखों से देख सके, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत ना हो, वो है मैक्रोस्कोपिक। तो जैसा कि आप जाओगे मेडिकल कॉलेज में, आपको स्केलेटल सिस्टम बोन्स दे दी जाएंगी, आपको बोन असाइन कर दी जाएंगी एक एक ग्रुप को, कि कॉपर लिम्ब की बोन्स दे दी जाएंगी। क्लास में एक ग्रुप को लोअर लिम्ब की बोन्स दे दी जाएंगी, लो बेटा पढ़ो, हॉस्टल में बैठ के उन पर पढ़ाई करो। तो वो जो तुम्हें बोन मिलेगी उसमें तुम देखोगे, उस बोन को हाथ में पकड़कर देखोगे चारों तरफ से, उसके नाम होंगे, ये इसका अपर एंड है, ये इसका लोअर एंड है, ये इसकी शेफ्ट है। तो बोन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो होती है मैक्रोस्कोपिक लेवल स्टडी। तो उसे हम स्ट्रक्चरल स्टडी भी बोल सकते हैं बोन की। ठीक है, यानी उसके स्ट्रक्चर को देख के आप बताओगे। अभी आप अंदर नहीं गए, यानी आप अंदर कब जाओगे बोन के, जब आप उसको कट करके देखोगे, यानी उसका अंदर का आर्किटेक्चर कैसा है, वो किस चीज का बना हुआ है। समझ में आ गया? यानी अगर मैं बोन के क्रॉस सेक्शन की बात करूं, यानी बोन की वॉल को कट करके देखूं, तो बोन की वॉल में कौन से सेल है, क्या अरेंजमेंट है सेल्स का, ये सब क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक लेवल स्टडी हो गई। और माइक्रोस्कोपिक लेवल को मैं हिस्टोलॉजी में पढ़ता हूं। ठीक है, यानी मैं हर एक सेल की, हर एक टिश्यू की स्टडी करूंगा, तो वो क्या हो जाएगी, हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ बोन, या फिर क्या बोल सकता हूं, माइक्रोस्कोपिक लेवल स्टडी ऑफ बोन। अभी हमें कुछ कट नहीं करना, हमें सिर्फ जो अपने आंख से दिखाई दे रहा है हाथ में बोन को पकड़ने के बाद, वो स्ट्रक्चर हमें क्लियर होने चाहिए कि किसी भी लॉन्ग बोन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक बोन स्ट्रक्चर में बी एनालाइज बाय कंसीडरिंग द पार्ट ऑफ अ लॉन्ग बोन सच एज ह्यूमरस, द आर्म बोन शोन इन द फिगर। अभी मैं आपको एक बढ़िया फिगर के थ्रू ये दिखाने वाला हूं। उससे पहले एक बार इस थ्योरी को हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस थ्योरी को जब हम पढ़ लेंगे तो हमको वो डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि लॉन्ग बोन में बोलूंगा किसको, है ना। तो लॉन्ग बोन इज वन दैट हैज ग्रेटर लेंथ देन विड्थ। हर वो बोन जिसकी लेंथ विड्थ से ज्यादा होगी वो लॉन्ग बोन है। तो अब क्वेश्चन आता है, आपको पता होगा एक बोन होती है छोटी सी आपके गले के जस्ट नीचे और कंधे के बीच में। ठीक है, इस तरीके से ये हेड हो गया और ये शोल्डर हो गए, ये ट्रंक हो गया। ठीक है, यहां पर एक बोन होती है, ये इसको बोलते हैं क्लेविकल। कौन सी बोन होती है, क्लेविकल या कॉलर बोन। क्या बोलते हैं, कॉलर बोन ही बोलते हैं। अब आप सोचेंगे ये तो बड़ी छोटी सी बोन है, ठीक है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा एक्सेप्शनल चीज है ये बोन।
ये भी लॉन्ग बोन है क्योंकि इसकी लेंथ इसकी विड्थ से ज्यादा होती है, तो क्लेविकल इज अ लॉन्ग बोन, जबकि है ये छोटी सी। एंड ओनली लॉन्ग बोन इन द बॉडी विच इज लोकेटेड हॉरिजॉन्टली। जितनी भी लॉन्ग बोन है वो आपको हाथ और पैरों में मिलेगी, और सारी की सारी कैसी होती है, वर्टिकल होती है। लेकिन क्लेविकल इकलौती ऐसी बोन है जो हॉरिजॉन्टली होती है। ये फंडा अपने दिमाग में रखिए, वाइवा में बड़े आसानी से पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। अ टिपिकल लॉन्ग बोन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। एक टिपिकल लॉन्ग बोन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, अब जरा हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम उसका डायग्राम देखेंगे। देखिए, एक टिपिकल लॉन्ग बोन में डायफाइसिस होती है। डायफाइसिस का मतलब होता है ग्रोइंग बिटवीन। इसका जो मतलब निकलता है ना बायोलॉजी के हिसाब से, डायफाइसिस मतलब ग्रोइंग बिटवीन। इट इज द बोन शेफ्ट, शेफ्ट माने रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ग्रोइंग शेफ्ट और बॉडी। उसी शेफ्ट को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मान लीजिए, देखिए मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहां पे बना के दिखा देता हूं। मान लीजिए ये आपकी ठीक है, तो इतना पोर्शन है जो मैं ये कर रहा हूं येलो से, इसको मैं बोलता हूं डायाफाइसिस। क्या बोलता हूं इसको, डायाफाइसिस। ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है ना, ये दिख रहा है आपको, जितना मैंने येलो कलर से किया है, ठीक है, ये क्या है, डायाफाइसिस। तो डायाफाइसिस लॉन्ग बोन शेफ्ट और बॉडी, तो इसको डायाफाइसिस बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं, शेफ्ट बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, या इसको बॉडी भी बोल सकते हैं। बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है बीडीएस। तो बीडीएस वर्ड से आप इसको याद कर सकते हो, मतलब बॉडी हो, शेफ्ट हो या डायफाइसिस हो, मात्र एक ही है। क्या होता है, इट इज अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल मेन पोर्शन ऑफ द बोन। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसके बाद आती है बात एपीफाइसिस की। नेक्स्ट इज एपीफाइसिस। एपीफाइसिस क्या है बेटा, एपीफाइसिस ग्रोइंग ओवर, सिंगुलर क्या है, एपीफाइसिस। ईएस है तो प्लूरल है, और आईएस है तो सिंगुलर, ठीक है। आई जहां आएगा मतलब मैं, सिंगुलर आई आ रहा है, सिंगुलर में आई, ठीक है, तो आई मतलब आई। एपीफाइसिस मतलब सिंगल की बात चल रही है। आर प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड्स ऑफ द बोन। तो एपीफाइसिस बोल रहे हैं, यानी एक एंड की बात नहीं हो रही, दोनों एंड की बात हो रही है। तो देखिए ये जो एंड है ये पिंक कलर से मैंने बनाया, ये पिंक कलर से बनाया, ये दोनों एंड को मैं क्या बोलता हूं, एपीफाइसिस और एपीफाइसिस। एपी माने अपॉन, यानी ऊपर का ग्रोइंग एरिया, ठीक है, और दोनों ग्रोइंग के बिटवीन में क्या है, ग्रोइंग बिटवीन के लिए डायफाइसिस, यानी दोनों एपीफाइसिस के बीच में क्या है, डायफाइसिस, ठीक है। थर्ड मेटाफाइसिस। मेटा मीन्स बिटवीन, और एसआईएस अगर होगा तो मतलब एक एंड की बात चल रही है, तो अपर एंड की बात चल रही है, लोअर एंड की बात चल रही है। आर द रीजन बिटवीन द डायफाइसिस एंड एपीफाइसिस। इट इज ग्रोइंग इन अ ग्रोइंग बोन, जो बोन ग्रो हो रही है। ईच मेटाफाइसिस कंसिस्ट ऑफ एपीफाइजियल ग्रोथ प्लेट, अ लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज दैट अलाउ डायफाइसिस ऑफ बोन टू ग्रो इन लेंथ। तो क्या ग्रो करेगा, डायाफाइसिस ग्रो करती है किसमें, लेंथ में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोन का कौन सा पार्ट लेंथ में ग्रो करेगा, तो कौन सा करेगा, डायाफाइसिस, यानी ये वाला पोर्शन, यानी बोन इस तरीके से ऊपर नीचे है ना लेंथ वाइज इंक्रीज होगी। किस पॉइंट पर होगी, उस पॉइंट को हमें याद रखना है। तो देखिए पिंक वाले और इसके येलो वाले के बीच में मैं ये बना देता हूं एक, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलता हूं मेटाफाइसिस। क्या बोलता हूं, मेटाफाइसिस, ठीक है। तो आप देखिए इन ग्रोइंग बोन्स ईच मेटाफाइसिस कंसिस्ट ऑफ एपीफाइजियल ग्रोइंग प्लेट, और ये मेटाफाइसिस किसका बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज का। किसका, हाइलिन कार्टिलेज। कार्टिलेज जब पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन बोन सीज टू ग्रो इन लेंथ एट अबाउट एज 14 to 24, 14 से 24 साल के बीच में, तो ये जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज इन द एपीफाइजियल प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय बोन। तो ये हाइलिन कार्टिलेज जो था मैंने बताया था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोन में।
रिजल्टिंग इनटू अ बोनी स्ट्रक्चर नोन एज एपीफाइजियल लाइन। और ये एक फेडेड लाइन के रूप में दिखेगा आपको, धीरे 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 क्या होगा, ये एक लाइन बतौर रह जाएगा ऐसे। देखिए सर, यहाँ पर बोन बन गई और यहाँ पर भी बोन बन गई। तो एक रेड कलर की पतली सी लाइन दिख रही है ना, ये बेंड, तो ये हमें एक्सरे में दिखता है साफ साफ, थोड़ा सा फेडेड एरिया, इसको हम बोलते हैं एपीफाइजियल लाइन। क्या बोलते हैं? एपीफाइजियल लाइन। ठीक है, तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा डायफाइसिस क्या है, एपीफाइसिस क्या है, मेटाफाइसिस क्या है। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं और एक लॉन्ग बोन में क्या क्या होता है। ठीक है, एक लॉन्ग बोन में आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। क्या होता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। क्या होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज? जरा समझते हैं। इट इज अ थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज होता है, देख लीजिए आप लोग हर जगह भी, और कोई दूसरे टाइप का कार्टिलेज नहीं आया, नाम याद रख लो, हाइलिन कार्टिलेज कवरिंग द पार्ट ऑफ epiphyses where the bone forms an articulation or joint with another bone। द आर्टिकुलर, आर्टिकुलेशन मतलब जॉइंट, यानी जहां कहीं भी जॉइंट बनेगा, यानी वो वाले एंड, यानी आपका कौन सा एंड, सिंपल सा मैं बना देता हूं यहां पर, यानी ये वाला एंड, ये आपको पता है क्या बनाएगा, ये जॉइंट बनाएगा। क्या बनाएगा? ये जॉइंट। तो इस पर क्या लगा रहेगा, ये ब्लू कलर से बनाएगा, इस ये क्या बनाएगा, जॉइंट बनाएगा। तो ये जो एंड है बोन के, इन पर हाइलिन कार्टिलेज लगा रहता है। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज इनके ऊपर लगा रहता है। क्लियर? तो ये हाइलिन कार्टिलेज को हम क्या बोल देते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, तो ये जो कार्टिलेज है ये कवरिंग द part of epiphyses where the bone forms articulation or joint with another bone। The articular cartilage reduce the friction and absorb the shock freely movable joint because articular cartilage lack perichondrium। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वाइवा में पूछे जाने वाली, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकुलर कार्टिलेज के पास क्या नहीं होता, पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता, आउटर कवरिंग नहीं होती। पेरिकॉन्ड्रियम क्या होता है? आउटर कवरिंग होती है, कार्टिलेज की आउटर कवरिंग। ठीक है, तो उसको पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। डिटेल में मैं आगे बताऊंगा जब कार्टिलेज पढ़ाऊंगा। ठीक है, एंड लैक ब्लड वेसल्स, रिपेयर ऑफ डैमेज इज लिमिटेड। इसीलिए अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज किसी का डैमेज हो जाता है तो उसकी रिपेयर होना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बुढ़ापे में, ओल्ड एज में घुटनों में दर्द होता है, क्योंकि यही आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है नी जॉइंट में, ये डैमेज हो जाता है या फिर कैल्सीफाइड हो जाता है। मतलब ये हाइलिन सॉफ्टनेस जो है, इसकी जेल लाइक जो कंसिस्टेंसी है वो खत्म होकर कैसी हो जाती है, बिल्कुल हार्ड बोझ जैसी। तो जब आपको पता है कोई हार्ड स्ट्रक्चर दूसरे हार्ड स्ट्रक्चर से टकराता है तो क्या होता है, जॉइंट में आवाज होती है, पेन होता है, क्योंकि वहां पर नर्व एंडिंग भी होती है। तो इसीलिए ये एक आगे जाके दिक्कत होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज की वजह से काफी सारी बीमारियों में। ठीक है, नेक्स्ट इज पेरियोस्टियम। पेरी माने क्या होता है? पेरी माने अराउंड और ऑस्टियम माने बोन। तो अराउंड द बोन, या इस पूरी लॉन्ग बोन के आसपास, एक्सेप्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, इट इज अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ एंड इट इज एसोसिएटेड and its associated blood supply that surrounds the bone surface wherever it is not covered by articular cartilage। देखिए साफ साफ मेंशन है, ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको देखिए मैं बना रहा हूँ, डार्क येलो कलर से बनाता हूँ। ये आपकी पूरी बोन को कवर करके रखती है। ये देखिए मैंने जो बनाया ना, ये इसको बोलते हैं पेरियोस्टियम, आउटर शीथ। ठीक है, ये पेरियोस्टियम है, ये बोन को आउटर कवर करके रखती है। ठीक है, ये कैसे होती है, टफ कनेक्टिव टिश्यू शीथ होती है और एसोसिएटेड विद ब्लड सप्लाई ऑफ बोन सरफेस, बट इट इज नॉट कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज। यानी बोन को हर जगह से ये कवर रखेगी एक्सेप्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज। और वहां पर पहले भी लिखा हुआ है कि पेरिकॉन्ड्रियम की कमी होती है या पेरियोस्टियम की। यहाँ कार्टिलेज होता है इसलिए पेरिकॉन्ड्रियम बोला है, अगर बोन के एंगल से आप देखोगे तो उसको पेरियोस्टियम बोलोगे, कि आर्टिकुलर कार्टिलेज वाली जगह पर पेरियोस्टियम नहीं होती है। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं कि पेरियोस्टियम में क्या होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ, ये भी 2 लेयरों से मिलकर बनी होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ आउटर फाइब्रस लेयर मेड अप ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड इनर क्या है, इनर ऑस्टियोजेनिक लेयर दैट कंसिस्ट ऑफ सेल्स। समझ में आ गई। तो देखिए बहुत सिंपल सा मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ कि मान लीजिए ये बोन है, ठीक है, ब्लू कलर से, और इस ब्लू कलर से मैंने यहाँ पर इसके आसपास क्या बनाया, ब्लू कलर के आसपास मैंने ये बना दी इसके पेरियोस्टियम, ठीक है। इस पेरियोस्टियम में ही मैं यहाँ पे बना देता हूँ अंदर की तरफ, ये ऑरेंज कलर से, ये 2 लेयर हो गई पेरियोस्टियम की। एक तो आउटर वाली हो गई येलो कलर, और एक हो गया ऑरेंज कलर इनर वाली। तो ये आउटर वाली कैसी है, फाइब्रस, और इनर वाली कैसी है, इनर वाली आपकी ऑस्टियोजेनिक, ठीक है। और ये क्या है आपकी, ये तो आपकी बोन है ही है। तो बोन के ऊपर ये कवरिंग हो गई, और दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, पेरियोस्टियम। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अंदर वाली ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोजेनिक यानी बोन फॉर्मिंग, जेनिक माने फॉर्मिंग, तो बोन फॉर्मिंग सेल्स यहाँ अरेंज होते हैं और बाहर की तरफ फाइब्रस होते हैं। क्लियर। सम ऑफ द सेल्स एनेबल बोन टू ग्रो इन थिकनेस बट नॉट इन लेंथ। और इन सेल्स की क्या प्रॉपर्टी है, ये थिकनेस बढ़ाने में हेल्प करेंगे, ना कि लेंथ। याद रखना इस बात को, थिकनेस, बोन की चौड़ाई बढ़ाने में हेल्प करेंगे, लंबाई नहीं, ठीक है। द पेरियोस्टियम ऑल्सो पेरियोस्टियम ऑल्सो प्रोटेक्ट द बोन एंड असिस्ट इन फ्रैक्चर रिपेयर। देखिए पेरियोस्टियम का फंक्शन पता होना चाहिए, कहाँ काम आती है, फ्रैक्चर रिपेयर में। नरिश द बोन टिश्यू, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है। सर्व एज अटैचमेंट पॉइंट फॉर लिगामेंट एंड टेंडन, तो जो भी एक जॉइंट, एक बोन को दूसरे बोन से कौन कनेक्ट करता है, बोन टू बोन, बोन टू बोन लिगामेंट, और बोन टू मसल टेंडन, ठीक है। इन अटैचमेंट वो कहाँ, सबके सब में क्या इन्वॉल्व होगा, आपकी पेरियोस्टियम इन्वॉल्व होगी। क्लियर। द पेरियोस्टियम इज अटैच टू द अंडरलाइंग बोन, अटैच टू अंडरलाइंग बोन बाय परफोरेटिंग फाइबर्स और शार्पीज फाइबर। इनको क्या बोलते हैं, शार्पीज फाइबर। पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है ये वाइवा में, एनाटॉमी वाइवा में, व्हाट इज शार्पीज फाइबर। तो ये क्या है, ये पेरियोस्टियम है, पेरियोस्टियम के फाइबर्स हैं। आउटर फाइबरस लेयर, फाइबर्स लेयर जो है आउटर वाली, वो अंदर की तरफ अपना एक्सटेंशन बनाती है बोन के साथ अटैच होने के लिए। तो जो अटैचमेंट पॉइंट होते हैं, यानी जैसे ये बोन है, तो बोन से अटैच होने के लिए ये जो फाइबर्स हैं, इस तरीके से बाहर से अंदर की तरफ फाइबर्स इसमें फंसे रहते हैं बोन के साथ, इनको हम बोलते हैं शार्पीज फाइबर, ठीक है। थिक बंडल ऑफ कोलेजन दैट एक्सटेंड फ्रॉम पेरियोस्टियम इनटू द बोन एक्स्ट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स। देखिए एक्सटेंड फ्रॉम बोन एक्स्ट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स, ये क्या है, एक्स्ट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स पूरी, ठीक है। इसके क्योंकि अंदर सेल होंगे और सेल के बाहर क्या होगा, एक्स्ट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स में ये अंदर पूरे धसे हुए होते हैं, उसके अंदर फिक्स हो जाते हैं, तो ये उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं। पेरियोस्टियम बहुत टाइटली उसके साथ पैक्ड रहती है बोन के साथ, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, ये तो हो गया आउटर सरफेस की बात हो गई, आर्टिकुलर कार्टिलेज हुई है। अब हम अंदर चल के देखते हैं कि अंदर बोन के क्या होता है, ठीक है। तो अब ये बोन को हमने करा, ठीक है, बाहर हो गई पेरियोस्टियम, ठीक है, फिर हो गई बोन। अब अंदर से बोन आपको पता है लॉन्ग बोन कैसी होती है, हॉलो, तो ये क्या हो गया, ल्यूमेन। इसी ल्यूमेन को बोलते हैं मेड्यूलरी कैविटी, और इसी में क्या भरी रहती है हमारी, बोन मैरो, ठीक है। तो ये क्या है, मेड्यूलरी कैविटी। अब जरा समझते हैं, तो मेड्यूलरी कैविटी और मैरो और पिथ और मैरो कैविटी भी बोलते हैं इसको। इट इज अ हॉलो सिलिंड्रिकल शेप विद इन डायफाइसिस। कहां मिलेगी आपको, जहां पर भाई बोन कैसी होगी, ये हेड हो गया और ये टर्मिनल पॉइंट हो गए बोन के, ठीक है। तो ये बीच का स्पेस जो हॉलो वाला स्पेस है, ये वाला डायफाइसिस, क्योंकि यहां से यहां तक क्या है, डायफाइसिस। और इसका क्रॉस सेक्शन आप देखोगे तो ऐसा दिखेगा, समझ में आ गया, ये क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा।
तो ये इस तरीके से बीच में, केवल कौन से पोर्शन में, डायफाइसिस में, ठीक है। दैट कंटेन्स फैटी येलो बोन मैरो एंड न्यूमरस ब्लड वेसल्स इन द एडल्ट। आपको पता है जो इसमें डायफाइसिस एरिया में रेड बोन मैरो नहीं होती, कौन सी होती है, येलो बोन मैरो, ठीक है। लॉन्ग वाली बोन मैरो कैविटी में कौन सी होती है, येलो बोन मैरो, ठीक है। मेनली कहां पर होती है, स्पॉन्जी बोन में रेड बोन मैरो ज्यादा होती है, वो अभी पढ़ेंगे हम, दो टाइप की बोन अलग से क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 6 पार्ट हो गया किसी भी बोन को जो हम बाहर से उसको देखते हैं, तो ये हमको ये दिखाई देगा कि हम बोन को अगर कट करके अपनी आंखों से देखेंगे तो हमें वहां पर ल्यूमेन भी दिखेगा उसका, और ल्यूमेन को हम बोलेंगे मेडुलरी कैविटी। लेकिन देखो अभी तक कहीं भी हमने माइक्रोस्कोप यूज नहीं किया, ये सब हमारी आंखों से विजिबल स्ट्रक्चर है। दिस कैविटी मिनिमाइज द वेट ऑफ द बोन बाय रिड्यूसिंग द डेंस बोनी मटेरियल वेयर इट लीस्ट नीडेड। इस कैविटी के फायदा क्या है, इसकी वजह से अगर मान लो इसमें भी बोन भरी रहती, मतलब इसके अंदर भी सॉल्ट भरे रहते, सेल भरे रहते, तो इसके वेट बढ़ जाता ना। तो हॉलो से क्या मिला इसको, हॉलो से इसके वेट में रिडक्शन हुआ। द लॉन्ग बोन ट्यूबुलर डिजाइन प्रोवाइड मैक्सिमम स्ट्रेंथ विद मिनिमम वेट, और इसकी वजह से स्ट्रेंथ मिली हमें मैक्सिमम और वेट मिला मिनिमम। तो मेडुलरी कैविटी का ये फायदा हुआ, ठीक है। लास्ट है अपना एंडोस्टियम। एंडो माने विद इन। It is a thin membrane that lines the medullary cavity. It contains single layer of bone forming cell and a small amount of connective tissue. अब देखो ये ल्यूमेन था, तो ल्यूमेन के अंदर की तरफ भी एक लेयर होती है, ये ग्रीन कलर से बना रहा हूं मैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंडोस्टियम। क्या बोलते हैं, एंडोस्टियम। बाहर होती है पेरियोस्टियम। तो यहां पर आप एक चीज देखिए, एक बेसिक सी बात मैं आपको बता दूं डायग्राम के थ्रू, कि देखिए मान लीजिए ये कोई बोन है, बोन का क्रॉस सेक्शन देख रहा हूं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये हो गया मेडुलरी कैविटी। तो मेडुलरी कैविटी के अंदर की तरफ जो कवरिंग होती है सेल्स से, इसकी लेयर, उसको हम बोलते हैं एंडोस्टियम। और बाहर की तरफ जो कवरिंग होती है बोन के, उसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियम, ठीक है। और एंडोस्टियम जो है, एंडोस्टियम को अगर हम इस पोर्शन को अगर मैं एनलार्ज करके देखूं, कट करके एनलार्ज करके देखूं, तो कैसा दिखता है मुझे, बाहर मुझे क्या मिला, बाहर मुझे क्या मिला, सबसे पहले फाइब्रस लेयर हो गई, ठीक है। और फाइब्रस लेयर के अंदर मुझे क्या मिला, सेल की लेयर मिली, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर, इसको दोनों को मिलाकर क्या बोलूंगा मैं, पेरिओस्टियम। ये इनर लेयर हो गई इसकी, और ये आउटर फाइब्रस हो गई, ठीक है। और दोनों को मिला के क्या बोलूंगा, पेरिओस्टियम। क्लियर। पेरिओस्टियम के अंदर आपको क्या मिलेगा, बोन, बोन, ठीक है। और बोन के अंदर की तरफ फिर यहां पर क्या मिलेंगे, फिर बोन फॉर्मिंग सेल मिलेंगे, ठीक है। और यहां क्या मिलेगी, फाइब्रस लेयर ऑफ एंडोस्टियम। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, एंडोस्टियम, ठीक है। और यहां पर क्या मिलेगा आपको, अगर इसमें अंदर में बोन, येलो बोन मैरो, तो यहां पर क्या मिलेगा, येलो बोन मैरो, ठीक है। तो ये इस वॉल का क्रॉस सेक्शन हो गया आपका, ऐसे भी देख सकते हैं आप इसको। तो यहां पर ये सेल अंदर की तरफ ग्रो करेंगे, ये सेल बाहर से अंदर की तरफ ग्रो करेंगे, और ये अंदर से बाहर की तरफ ग्रो करेंगे। तो इससे क्या होगा, बोन की थिकनेस बढ़ेगी, ठीक है। तो एंडोस्टियम पेरिओस्टियम से क्या होगा, थिकनेस बढ़ेगी बोन की, इनकी इनर लेयर वाले सेल से, क्योंकि इसकी भी इनर लेयर में ऑस्टियोजेनिक सेल हैं और इसकी भी इनर लेयर में ऑस्टियोजेनिक सेल हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से